हेलो फ्रेंड्स, अपने पिछले वीडियो में अपन ने शक्ति के बारे में पढ़ा था। शक्ति और प्रभाव में अंतर, शक्ति और बल में अंतर और शक्ति के विभिन्न रूप। आज अपन आते हैं शक्ति की संरचना के सिद्धांत पर। तो देखिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, परंपरागत जो शक्ति की संकल्पना है उसमें शक्ति को किस रूप में परिभाषित किया गया था? एक पक्ष का दूसरे पक्ष पर नियंत्रण, इस रूप में शक्ति को परिभाषित किया गया था। परंपरागत संकल्पना में भी शक्ति क्या है? एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष पर नियंत्रण ही शक्ति है। तो क्या समाज में ऐसे किन्हीं पक्षों का या वर्गों की पहचान की जा सकती है जो कि एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग पर नियंत्रण रखते हों? तो इन्हीं को लेकर कहते हैं शक्ति संरचना के सिद्धांत। 4 सिद्धांत हैं। इनके आधार पर अपन समझते हैं कि क्या वास्तव में समाज में ऐसे कोई वर्ग या ऐसे कोई समूह है या ऐसे कोई पक्ष होते हैं जिनके द्वारा एक दूसरे पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। तो शक्ति संरचना के अपने पास 4 सिद्धांत हैं। सबसे पहला जो अपना सिद्धांत है वो है वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत। वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत, ये वाला सिद्धांत मार्क्सवाद की देन है। वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत मार्क्सवाद ने दिया है। इस सिद्धांत के अनुसार हमेशा से ही समाज में 2 वर्ग होते हैं। एक अमीर वर्ग है जिसको मार्क्स ने बुजुर्गा वर्ग कहा है, और दूसरा गरीब वर्ग है जिसको मार्क्स ने सर्वहारा वर्ग कहा है। ये श्रमिक है और ये पूंजीपति है। ठीक है, यानी कि मार्क्स ने ये कहा है कि हाँ, समाज में हमेशा से 2 वर्ग हुए हैं। उन्होंने तो इतिहास की व्याख्या ही वर्ग संघर्ष के आधार पर की है। तो मार्क्स ने ये कहा है कि हमेशा से आदिम साम्यवादी अवस्था के बाद से हमेशा ही समाज में 2 वर्ग हुए हैं। एक स्वामी वर्ग था पहले, बाद में दास हुए, फिर उसके बाद में सामंत वर्ग आया और एक कृषक वर्ग आया, और अब अपन बात करें तो एक पूंजीपति वर्ग है, श्रमिक वर्ग है। ये उद्योगपति होते हैं, अमीर वर्ग है, और ये श्रमिक वर्ग है, सर्वहारा वर्ग है, गरीब वर्ग है। तो हमेशा से ये जो वर्ग हैं जो कि अमीर हैं, जिनके पास पैसा है, जिनके पास अर्थ की शक्ति है, ये अपनी अर्थ की शक्ति के आधार पर संपूर्ण राजनीतिक शक्ति को प्राप्त कर लेते हैं और इस दूसरे वर्ग पर नियंत्रण करते हैं, इसका शोषण करते हैं। तो मार्क्स ने एक तरह से मार्क्स ने तो इतना भी कह दिया कि माता पिता हैं वो भी अपनी संतान का पालन स्वार्थ के कारण ही करते हैं। तो ये है वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत, जो कि मार्क्सवाद की देन है कि मार्क्स ने इतिहास को ही वर्ग संघर्ष का इतिहास कहा है। 2 वर्ग, अमीर वर्ग और गरीब वर्ग, बुजुर्गा वर्ग और सर्वहारा वर्ग। बुजुर्गा वर्ग अपनी आर्थिक शक्ति के कारण राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर लेता है और सर्वहारा वर्ग पर नियंत्रण स्थापित करता है, उसका शोषण करता है। दूसरा वर्ग अपन पढ़ते हैं, वो है विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। ये देखिए, विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत क्या है? विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत में भी ये कहा गया है कि समाज में 2 वर्ग पाए जाते हैं। एक वर्ग है वो है विशिष्ट वर्ग, और दूसरा वर्ग है वो है जनसाधारण लोगों का वर्ग, जनसाधारण लोग। लेकिन इसमें जो ये वर्गों का बंटवारा है वो इस मार्क्सवाद की तरह अर्थ ना होकर, धन ना होकर क्या है? योग्यता है, क्षमता है। मतलब इस विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत का ये मानना है कि समाज में, राज्य में हमेशा से एक वर्ग ऐसा पाया जाता है जो कि योग्यता के कारण, अपनी क्षमता के कारण और विशिष्ट स्थान प्राप्त कर लेता है, और बाकी जो वर्ग है उसमें इतनी योग्यता नहीं होती, इतनी क्षमता नहीं होती, इतनी बुद्धि नहीं होती, इतना ज्ञान नहीं होता, इसलिए वो जनसाधारण वर्ग रह जाता है। और ये विशिष्ट वर्ग है, ये अपनी योग्यता के कारण, क्षमता के कारण, नेतृत्व की कला के कारण शासक वर्ग बन जाता है, शासन पर अपनी सत्ता स्थापित कर लेता है और फिर बाद में इस वर्ग के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित करता है, यानी कि शासन करता है। तो विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत है वो अपनी 3 विचारक लेंगे अपन इसमें। पहले विचारक हैं पेरेटो। पेरेटो की किताब का नाम है दी माइंड एंड सोसाइटी, जिसमें इन्होंने अपना विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत दिया है। तो पेरेटो क्या कहते हैं? पेरेटो ये कहते हैं कि समाज में 2 वर्ग होते हैं। एक वर्ग होता है वो होता है विशेष वर्ग, योग्यताधारी वर्ग, और दूसरा होता है जनसाधारण वर्ग या जनपुंज। तो इन्होंने ये कहा कि ये जो विशेष वर्ग होता है, विशिष्ट वर्ग होता है, इसके पास मैंने आपको बताया था योग्यता होती है, क्षमता होती है, नेतृत्व की क्षमता होती है, कला होती है, जिसके कारण ये सत्ता प्राप्त कर लेता है। ये अल्पसंख्यक होता है, ये बहुसंख्यक होता है। लेकिन इस विशिष्ट वर्ग में भी 2 भाग होते हैं। एक होता है सत्तारूढ़ दल और दूसरा होता है गैर सत्तारूढ़।
मतलब कि ये जो विशिष्ट वर्ग है पेरेटो के अनुसार ये दो भागों में बटा होता है, एक सत्तारूढ़ वर्ग में और एक गैर सत्तारूढ़ वर्ग में। और हमेशा ये जब मतलब कि एक दूसरे के साथ कहें तो इनकी प्रतिस्पर्धा चलती रहती है, सत्तारूढ़ की और गैर सत्तारूढ़ की। जनसाधारण को, जनपुंज को इनसे विशेषता कोई मतलब नहीं होता है और ये हमेशा शासन करते हैं और ये शासित होते हैं। यानी कि ये एक प्रभुत्वकारी वर्ग है, ये प्रभुत्व स्थापित कर लेता है, नियंत्रण स्थापित कर लेता है किस पर, इस वाले वर्ग पर। दूसरे विचारक जो अपन लेते हैं वो है मोस्का। मोस्का की किताब का नाम है द रूलिंग क्लास। इन्होंने भी कहा है कि दो वर्ग होते हैं समाज के अंदर, राज्य के अंदर। एक होता है शासक वर्ग और दूसरा होता है शासित वर्ग। ये जो शासक वर्ग होता है ये अल्पसंख्यक होता है और ये जो शासित वर्ग होता है ये बहुसंख्यक होता है। लेकिन फिर भी ये शासक वर्ग होता है वो अपनी आपस की संगठन की क्षमता के कारण, अपनी एकता की क्षमता के कारण, संगठन की क्षमता के कारण, अपनी नेतृत्व की क्षमता के कारण और शासन व्यवस्था स्थापित कर लेता है, राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर लेता है और इस शासित वर्ग पर, बहुसंख्यक वर्ग पर शासन करता है। तीसरे जो अपन इसमें विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत में अपने विचारक लेंगे वो है मिसेल्स। इनकी किताब का नाम है पॉलिटिकल पार्टीज। ये क्या कहते हैं, इन्होंने लोह तंत्र का नियम सिद्धांत दिया है। इन्होंने दिया है लोह तंत्र का नियम। ये नियम क्या कहता है, मिसेल्स ये कहते हैं कि प्रत्येक समाज के अंदर बहुसंख्यक वर्ग यानी कि ज्यादातर लोग होते हैं ना वो जड़ होते हैं, आलसी होते हैं, बुद्धिहीन होते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है शासन व्यवस्था से, शासन संचालन से, नेतृत्व क्षमता से। अधिकतर लोग जड़, आलसी, बुद्धिहीन होते हैं। केवल उस समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपन कहें कि कर्मठ होते हैं, मेहनती होते हैं, परिश्रमी होते हैं और नेतृत्व का उनमें गुण होता है और वो बुद्धिमान होते हैं। ये कह रहे हैं ये मिसेल्स। मिसेल्स हमेशा उन्होंने लोकतंत्र का नियम दिया कि जड़, आलसी लोग होते हैं, बहुसंख्यक होते हैं समाज में, कर्मठ, मेहनती। कुछ लोग होते हैं जो कर्मठ होते हैं, मेहनती होते हैं और जिस प्रकार अपन कहेंगे लोहे के चुंबक आकर चिपक जाती है उसी प्रकार से अपने आप समाज में ये लोग होते हैं ये और अपनी शासन व्यवस्था स्थापित कर लेते हैं। सत्ता में यही लोग आ जाते हैं अपने आप, क्योंकि ये मेहनती होते हैं। इन लोगों को ज्यादा कोई मतलब नहीं होता है और ये लोग अपनी शासन संस्था स्थापित कर लेते हैं। इस प्रकार दो वर्ग बन जाते हैं समाज के अंदर, एक शासक वर्ग हो गया, एक शासित वर्ग हो गया। और ये मेहनती लोग, कर्मठ लोग, नेतृत्व के गुण वाले लोग हैं वो इन जड़, आलसी लोगों पर हमेशा शासन करते हैं। तो ये हो गया हमारा शक्ति संरचना का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार समाज में दो वर्ग पाए जाते हैं। एक होता है वो वर्ग जो कि विशिष्ट वर्ग है, दूसरा है जनसाधारण का वर्ग। और मार्क्स की तरह इन्होंने इस दोनों वर्गों के विभाजन का आधार अर्थ न देकर योग्यता, क्षमता दिया है, मेहनत दिया है, परिश्रम दिया है। इन्होंने कहा कि विशिष्ट वर्ग होता है वो अपनी योग्यता और क्षमता के आधार पर शक्ति प्राप्त कर लेता है और दूसरे जनसाधारण के वर्ग पर नियंत्रण स्थापित करता है, इस पर शासन करता है। तीन विचारकों के अपने अलग अलग सिद्धांत है जो हमने इसमें लिए। पेरेटो, किताब का नाम याद रखना है द माइंड एंड सोसाइटी। मोस्का, किताब का नाम है द रूलिंग क्लास। और मिसेल्स, पॉलिटिकल पार्टीज। अब अपन शक्ति संरचना का अपना अगला सिद्धांत लेते हैं। तीसरा सिद्धांत, दो सिद्धांत अपन ने पढ़ लिए, पहला वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत, दूसरा विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। और अब अपना तीसरा सिद्धांत है नारीवादी सिद्धांत। देखिए नारीवादी सिद्धांत ये भी कहता है समाज में दो वर्ग हैं। दो वर्ग कौन से हैं, बोले दो वर्ग हैं, एक है पुरुष वर्ग और एक है स्त्री वर्ग। इनके लिए वर्ग विभाजन का आधार लिंग है। जहाँ वर्ग प्रभुत्व में अर्थ था, विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत में योग्यता थी, क्षमता थी, वहीं नारीवादी सिद्धांत में कहा है कि दो वर्ग पाए जाते हैं समाज के अंदर, एक है पुरुष वर्ग और एक स्त्री वर्ग है। ठीक है, और हमेशा ये जो स्त्री वर्ग है ये उत्पीड़ित वर्ग है, पुरुष वर्ग है वो हमेशा इनका उत्पीड़न करता है। ये हमेशा एक शासक की भूमिका में आता है और नियंत्रण स्थापित करता है स्त्री पर।
ये नारीवादी सिद्धांत है। और नारीवादी सिद्धांत की ये मांग है कि राजनीतिक मतलब कि कार्यों के अलावा, राजनीतिक कर्म के अलावा कुछ ऐसे व्यक्तिगत क्षेत्र भी होते हैं जिनमें भी पुरुष हमेशा स्त्री वर्ग पर अपना नियंत्रण स्थापित करता है, चाहे वो उसका व्यक्तिगत जीवन हो, चाहे आर्थिक जीवन हो, चाहे राजनीतिक जीवन हो। हमेशा पुरुष वर्ग की सत्ता स्त्री वर्ग पर बनी रहती है, प्राचीन काल से लेकर अब तक। तो अब ये सिद्धांत है, इसकी 3 धाराएं हैं, तीनों धाराओं का अपन अध्ययन कर लेते हैं एक बार। पहली धारा है वो है उदारवादी धारा। तो ये जो उदारवादी धारा है नारीवादी सिद्धांत की, ये उदारवादी धारा मांग करती है अवसर की पूर्ण समानता की। ये जो नारीवादी सिद्धांत है ये कहता है कि नारियों का जो उत्पीड़न हो रहा है, नारी एक उत्पीड़ित वर्ग है, स्त्री उत्पीड़ित वर्ग है, उसका उत्पीड़न कौन करता है? पुरुष वर्ग करता है। तो अब इसको खत्म करने के लिए पूर्ण अवसर की पूर्ण समानता मिलनी चाहिए। और दूसरा, समाज में लैंगिक आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये उदारवादी धारा है। दूसरी जो धारा है इसकी वो है समूल परिवर्तनवादी धारा। समूल परिवर्तनवादी धारा है, इसकी जो प्रवर्तक है वो फायरस्टोन है। इनका क्या मानना है? इनका ये कहना है कि केवल सुधार से, केवल इस व्यवस्था में सुधार से स्त्री वर्ग को उत्पीड़न से मुक्ति नहीं मिलेगी। इस व्यवस्था को पूरी तरह से परिवर्तित करना पड़ेगा, यानी कि समूल परिवर्तित करना पड़ेगा, पूरी तरह खत्म करना पड़ेगा। जो भी अपनी सामाजिक व्यवस्था बनी हुई है, पारिवारिक व्यवस्था बनी हुई है, उसकी व्यवस्था ही ऐसी है कि स्त्री वर्ग का शोषण होता है, उसका उत्पीड़न होता है। तो फायरस्टोन के नेतृत्व में जो समूल परिवर्तनवादी जो नारीवादी सिद्धांत की धारा है ये कहती है कि इसका पूरा ही पुनर्गठन होना चाहिए, पूरी तरह ही इस व्यवस्था को समाप्त होना चाहिए और एक नई ऐसी स्त्री बस्ती बसानी चाहिए जिसमें कि अमीर गरीब गोरे काले से कोई मतलब नहीं है, उस बस्ती में केवल स्त्रियां होंगी। यानी कि पूरी तरह ये नारी मुक्ति पर जोर देता है। समूल परिवर्तनवादी धारा नारी मुक्ति पर जोर देती है कि एक ऐसी व्यवस्था होगी, एक ऐसी बस्ती बनेगी जिसमें सिर्फ स्त्रियां होंगी। वहां पर केवल अपन कहें कि मानव सभ्यता को बचाए रखने के लिए एक पुरुष होगा और उसके पुरुषत्व का उपयोग मानव सभ्यता को बचाने में किया जाएगा। उसको किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं दिया जाएगा, सारे के सारे अधिकार स्त्रियों के पास होंगे। ये समूल परिवर्तनवादी धारा। एक और धारा आती है नारीवादी सिद्धांत की, वो है समाजवादी धारा। इसकी जो विचारक कहें अपन वो है शीला रोबाथम, एक अंग्रेज महिला है शीला रोबाथम। देखो, सबसे पहले तो ये कारण बताते हैं कि कारण क्या है स्त्रियों की पीड़ित होने का, उनके शोषित होने का। तो उन्होंने कारण बताया कि पहला कारण तो जीव वैज्ञानिक कारण ही है। जीव वैज्ञानिक कारण इसलिए है कि बायोलॉजिकली ही स्त्री को और मतलब प्राकृतिक रूप से ही वो शारीरिक रूप से पुरुष से दुर्बल है। और दूसरा उन्होंने कारण बताया है आर्थिक प्रभुत्व। उन्होंने ये कहा है कि प्राचीन काल से लेकर आज तक आर्थिक प्रभुत्व हमेशा पुरुष के हाथ में रहा है, स्त्री के हाथ में कभी भी संपत्ति धन आय नहीं आती है। इसलिए पुरुष आर्थिक प्रभुत्व के कारण स्त्री पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेता है। तीसरा इन्होंने जो कारण बताया वो बताया पूंजीवादी शासन व्यवस्था। ये कहती हैं कि पूंजीवादी शासन व्यवस्था में स्त्री को श्रम का एक साधन माना है, केवल पूंजी का एक साधन माना है, पूंजी उत्पन्न करने का, श्रम में लेने का एक साधन माना गया है। तो इसको दूर कैसे किया जाए? इन्होंने इसको दूर करने के लिए कहा है कि समाधान इन्होंने जो बताए हैं वो समाधान ये बताए हैं कि पहले सबसे पहले तो जो समाज है उसका पुनर्गठन होना चाहिए। पुनर्गठन किस आधार पर होगा? उस पुनर्गठन में लैंगिक भेदभाव नहीं होगा और ये जो आर्थिक प्रभुत्व है ये स्त्री और पुरुष दोनों को समान रूप से प्राप्त होगा, समाज का पुनर्गठन हो जाएगा। और दूसरा, पूंजीवादी व्यवस्था के स्थान पर अगर समाजवादी व्यवस्था अपना ली जाएगी तो बाद में इस जो अपन कहेंगे नारी उत्पीड़न की समस्या है, नारियों के शोषण की जो समस्या है, इससे मुक्ति पाई जा सकती है। तो ये हो गया अपनी शक्ति संरचना का तीसरा सिद्धांत, नारीवादी सिद्धांत। इसमें 2 वर्ग, पुरुष वर्ग और स्त्री वर्ग। अब इसमें अपन थोड़ा सा एक टॉपिक और टच कर लेते हैं। भारतीय अगर अपन बात करें इसमें सोच की या भारतीय विचारकों की, तो भारतीय विचारक नारीवादी सिद्धांत के अनुसार थोड़ी सी अलग बात करते हैं। ये नारी मुक्ति की बात न करके नारी स्वाधीनता की बात करते हैं।
यूरोपीय विचारकों की तरह या यूरोपीय विचारधाराओं की तरह यहाँ नारी अपने पारिवारिक कर्तव्यों से, पारिवारिक कार्यों से, अपनी स्त्रीत्व से मुक्त नहीं होना चाहती, बल्कि वो केवल अधिकार चाहती है, समान अधिकार चाहती है, समानता का अधिकार चाहती है, यानी कि अपने शोषण से, उत्पीड़न से स्वाधीनता या स्वतंत्रता चाहती है। तो ये था अपना शक्ति की संरचना का नारीवादी सिद्धांत। अब अपन अगला अपना सिद्धांत लेते हैं, जो कि एक अंतिम सिद्धांत भी है शक्ति संरचना के प्रभुत्व का, और वो सिद्धांत है बहुलवादी सिद्धांत। ये देखिए बहुलवादी सिद्धांत क्या है। ये पीछे के तीनों सिद्धांतों से अलग है। पीछे के तीन सिद्धांत अपने कौन कौन से थे? वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत था, विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत था, और नारीवादी सिद्धांत था। इन तीनों में ही दो दो वर्ग थे। यहाँ दो वर्ग थे, एक था बुजुर्वा वर्ग और एक था सर्वहारा वर्ग। यहाँ दो वर्ग थे, एक था विशेष वर्ग और दूसरा था जनसाधारण का वर्ग। और यहाँ भी दो वर्ग थे, एक था पुरुष वर्ग और एक था स्त्री वर्ग। ये बहुलवादी सिद्धांत कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, समाज में दो वर्ग नहीं होते, अपितु समाज में बहुत सारे वर्ग होते हैं, बहुल वर्ग होते हैं, बहुत सारे वर्ग होते हैं, ठीक है। और लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्थाओं में उन बहुत सारे वर्गों में आपस में सौदेबाजी चलती रहती है, यानी कि ये बहुत सारे वर्ग होते हैं ना, इनके पास शक्तियां बटी हुई रहती हैं। किसी एक वर्ग के पास शक्ति नहीं होती, बहुत सारे वर्गों के पास शक्ति होती है, और एक दूसरे का काम करवाने के लिए, एक दूसरे का सहयोग करने के लिए ये आपस में सौदेबाजी करते रहते हैं। यानी कि एक वर्ग अपने स्वार्थ के लिए दूसरे वर्ग की बात मान लेता है, दूसरा वर्ग अपने स्वार्थ के लिए पहले वाले वर्ग की बात मान लेता है, और हमेशा शक्ति इन बहुत सारे वर्गों के बीच में संतुलित होती रहती है। किसी भी एक वर्ग के पास या दो वर्गों के पास या तीन वर्गों के पास शक्ति ना होकर बहुत सारे वर्गों के पास शक्ति होती है। तो ये है बहुलवादी सिद्धांत। इसमें बहुत सारे वर्ग होते हैं, बहुत सारे वर्गों के बीच में शक्ति वितरित रहती है। इसके अंतर्गत भी अगर अपन भारतीय विचारधारा की बात करें तो भारतीय विचारधारा थोड़ी अलग है। वो ये कहती है कि सार्वजनिक हित में, सार्वजनिक मतलब कि हित के लिए और अपनी क्षमता का उपयोग करना शक्ति है। उन्होंने ये कहा कि अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक हित में अपनी क्षमता का उपयोग करता है तो वो शक्ति है, और शक्तिहीन वर्ग को शक्ति संपन्न वर्ग बनाना, शक्तिहीन वर्ग को क्या करना है, शक्ति संपन्न वर्ग बनाकर और एक समरसता मूलक समाज की स्थापना करना। और भारतीय विचारधारा है बहुलवादी सिद्धांत की, उसका ये उद्देश्य है कि शक्तिहीन वर्ग को शक्ति संपन्न वर्ग बनाकर समरसता वाले, समानता वाले एक समाज की स्थापना करना। भारतीय विचारधारा के अनुसार सार्वजनिक हित में अपनी क्षमता का उपयोग करना शक्ति है, और बहुलवादी सिद्धांत ये कहता है कि समाज में इन पुराने सिद्धांतों की तरह कोई दो वर्ग नहीं होते हैं, बहुत सारे वर्ग होते हैं, और उन वर्गों में हमेशा सौदेबाजी चलती रहती है, आपस में वो एक दूसरे को संतुलित करते रहते हैं, अपने स्वार्थों के कारण आपस में एक दूसरे को सहयोग करते हैं, एक दूसरे का काम करते हैं, और इस तरह से किसी के पास आर्थिक शक्ति होती है, किसी के पास राजनीतिक शक्ति होती है, किसी के पास विचारधारात्मक शक्ति होती है, और ये सभी एक दूसरे को इन शक्तियों के माध्यम से सहयोग देते रहते हैं। तो ये था अपना शक्ति संरचना का वर्ग प्रभुत्व सिद्धांत। इसी के साथ अपना शक्ति का ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अगले वीडियो में अपन लेंगे सत्ता।